नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट में अब तक अध्याय 4 पढ़ चुके हैं और अध्याय 4 अभी समाप्त नहीं हुआ बल्कि उसी पर चर्चा चल रही। तो पाठ्यक्रम के अनुरूप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमने अब तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट किया, क्लास 6 की एनसीईआरटी का, और उसी क्रम में हम लोग अगले अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से, जिसमें आपने अब तक यहां पर अध्याय 4 में यह जानने का प्रयास किया कि किस कालखंड के घटनाओं का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो जो आपका अध्याय 4 है, इसका एक विशेष नाम आपकी पुस्तक में दिया गया है। जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें यह अध्याय शामिल है और हम लोग इसी पर अगर चर्चा करें, यानी क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, इस टॉपिक पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें यह देखेंगे कि आपका यह पूरा अध्याय 2 अलग अलग विषयों को शामिल करके बनाया गया है, जिसमें से एक वैदिक इतिहास या वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी है, तो एक महापाषाण काल के बारे में जानकारी है। हम दोनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा इस विषय पर चल रही कि क्या बताती है हमें किताबें। तो अब तक की क्लास में आपने जो 2 लेक्चर लिए पिछले, उससे आपको यह कम से कम समझ में आ गया कि आखिर इस अध्याय का यह टाइटल बनाया क्यों गया। इतना पार्ट तो आपको समझ में ही आ गया। कब्रें अभी बात डिस्कस करेंगे हम लोग, उस पर बात करना बाकी है, लेकिन कम से कम इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया कि क्या बताती है हमें किताबें, इस टाइटल का मतलब क्या है, यानी व्हाट बुक्स टेल्स अस, ये अब आप कम से कम डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले 2 लेक्चर में यह पढ़ा था कि इतिहास पढ़ने का मतलब है अतीत की बातों का अध्ययन, और अतीत की जब हम बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो मानव सभ्यता या मानव जीवन के अतीत की बात होती, यानी इसके केंद्र में, इसके सेंटर में नायक के तौर पर एक हीरो के रूप में मानव खड़ा। मानव ही इस कहानी का नायक है। अब मानव का अलग अलग रूप है, कहीं पर आप देखेंगे राजा रानी के रूप में वो है, तो वो राजनीतिक इतिहास है, कहीं पर वो आर्थिक जीवन जी रहा है तो उसकी आर्थिक जीवन का इतिहास है, सामाजिक जीवन उसका है तो समाज का इतिहास है, यानी इतिहास के कई पहलू हैं। इतिहास केवल राजा रानी की कहानी तक नहीं सिमटा, आम लोगों के जनजीवन की कहानी भी इतिहास है। तो अतीत में क्या घटा, इन घटनाओं का अध्ययन, पास्ट में हुए इवेंट्स की स्टडी ही हिस्ट्री है। और हिस्ट्री को जानने के 2 इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, एक आर्कियोलॉजी और एक लिटरेचर, एक पुरातत्व और एक साहित्य। तो पुरातत्व पर आधारित जानकारी आपने पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय के क्रम में देखा, और अब साहित्य के आधार पर हम लोग वैदिक कालखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो आज मैं इसी के लेक्चर नंबर 3 पर हूं, यानी तीसरे लेक्चर पर हूं, और इसमें आपको अब तक जो कुछ भी पढ़ाया, एक बार फिर से थोड़ी सी उसकी रूपरेखा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसी अध्याय को मैंने एक नया नाम दे दिया था, उसी नाम का फिर हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि आखिर इसका नामकरण ये कैसे हुआ। तो ये तो अब तक की चर्चा में आप सबने जाना ही। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में या सिंधु घाटी के क्षेत्रों में ही एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, एक नए सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, जो अपने पूर्ववर्ती सभ्यता से बिल्कुल अलग थी। पूर्ववर्ती सभ्यता का मतलब अर्लियर, यानी इंडस सिविलाइजेशन, क्योंकि उसके बाद की बात हो रही है। पूर्ववर्ती सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, और इस सभ्यता में सबसे बड़ा अंतर अगर आप देखें तो क्या था, वो नगरीय सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्योंकि इसमें आपने पढ़ा, इनका मुख्य
आर्थिक क्रियाकलाप था पशुपालन। शुरुआत में पशुपालक थे ये, घोड़े और गाय पालना, यानी ये लोग ग्रामीण सभ्यता के परिचायक थे, रूरल सिविलाइजेशन के ये परिचायक थे। तो इन संदर्भों में अब तक जो कुछ बात की, एक बार फिर से आप अपने नोट्स में ये शॉर्ट में लिख सकते हैं। सिंधु सभ्यता, इसकी जगह पर आप ब्रैकेट में हड़प्पा सभ्यता भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वास्तविक नाम अब हो गया है आधुनिक समय में वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में उत्तर पश्चिमी भागों के ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंधु घाटी का क्षेत्र। सिंधु घाटी का क्षेत्र में एक नई सभ्यता का उदय हुआ जिसके बारे में हमें जानकारी वेदों से मिलती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति नाम दिया गया। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति नाम दिया गया। संस्कृति नाम दिया गया। तो आपको मैंने पिछली क्लास में भी ये बात बताई थी कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, अ न्यू सिविलाइजेशन वाज फ्लोरिश्ड on the same platform, that's mean in the northwestern region of the Indian subcontinent, that is Indus River Valley region, and the knowledge about this civilization is based on Vedic sources, Vedic texts. That's why this civilization is named as Vedic civilization. तो वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, ये आपको पिछली भी क्लास में मैंने बताया था। एक बार दोबारा आपने इन चीजों को समझा। इसके बाद मैंने एक बात कही कि यह सभ्यता अपने पूर्ववर्ती सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल भिन्न थी। हड़प्पा सभ्यता जहां नगरीय सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी।
तो आप नोटिस कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। जो मैं कह रहा हूं पूर्ववर्ती सभ्यता से बिल्कुल अलग, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है अपने से पहले, हमसे पहले। तो जिस सभ्यता की हम लोग बात कर रहे हैं उससे पहले थी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो आप अभी अध्याय 3 में पढ़ भी रहे थे। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद यानी उसके उत्तर चरण की है यहां पर ये वैदिक सभ्यता, और इसके बारे में जानकारी वेद से मिली, वैदिक टेक्स्ट से हमें पता चलता है, इसलिए ये वैदिक सभ्यता कहलाई। और इनमें और हड़प्पा सभ्यता में अंतर क्या है कि ये ग्रामीण सभ्यता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा था बड़े बड़े नगर बनते, किलाबंद नगर। अब यहां पर एक बात आपने और पढ़ी कि जो हम वेद कह रहे हैं ये वेद क्या है। वेदों के बारे में चर्चा पहले ही हो चुकी है। तो जब हम वेद की बात करते हैं, इस पर कुछ आपको मैंने जानकारी पहले ही दे दी है वेदास की, कि इनकी कुल संख्या कितनी है, 4। तो ये जो 4 वेद हैं, जिनके नाम भी आप सबको याद ही हैं, इनके साथ जब हम अन्य वैदिक साहित्य को मिला लेते, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ यानी 4 वेदास, और इसके साथ साथ इनके ब्राह्मण टेक्स्ट प्लस इसी में जब हम आरण्यक मिला लेते हैं, आरण्यक, पर इसमें हम मिला लेते हैं उपनिषद। तो इन्हीं सब ग्रंथों को सामूहिक रूप से एक नाम दिया जाता है, यानी इन सब को अगर मिला दिया जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैदिक संहिताएं या वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य कहते हैं या वैदिक ग्रंथ कहते हैं, इसे हम वैदिक लिटरेचर कहते हैं। वैदिक लिटरेचर और साहित्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, पुस्तकों के लिए, यानी बुक के लिए, किताबें या बुक्स। तो अब आपको समझ में आया होगा क्यों इस चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें। तो अब हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि आखिर इस वैदिक साहित्य में क्या पता चलता, क्या बता रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग वैदिक सभ्यता के लोगों के जीवन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कि उनका जीवन कैसा था, वो लोग कैसे थे। तो इस संदर्भ में आपने पिछले 2 क्लास में भी कुछ चीजें जानी है, थोड़ा सा आगे बढ़कर इस पर और भी देखते हैं। एक तो मैंने आपसे यह कहा था कि वेदों का जो रचना काल है, इसके आधार पर इसको नाम दिया गया वैदिक काल। तो वेदों के रचना काल को ही, वेदों के रचना काल को ही, कंपाइलेशन पीरियड को ही वैदिक काल कहा गया, वैदिक काल कहा गया है, कहा गया है। और इनकी रचना के आधार पर, इनकी रचना के समय के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर, रचना के समय के आधार पर संपूर्ण वैदिक काल को, संपूर्ण वैदिक काल को 2 चरणों में या काल खंडों में विभाजित किया गया है, या काल खंडों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है।
the entire Vedic period is divided into two time period, into two phases on the basis of the compiling period of the Vedic text या वैदिक लिटरेचर। तो कंपाइलेशन पीरियड को बेस बना करके जो वैदिक लिटरेचर का कंपाइलेशन हुआ, कंपोजिशन हुआ, उसको बेस बना करके एंटायर वैदिक एज को टू डिफरेंट फेज में डिवाइड किया गया। तो जब हम पूरे वैदिक काल की बात करते हैं, संपूर्ण वैदिक काल, वैदिक काल यानी वैदिक एज की बात करते हैं जब हम, तो इसका टाइम पीरियड हम कह सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का इसका समय था। 600 ईसा पूर्व यानी 1500 बीसी से 600 बीसी इसका कंप्लीट टाइम पीरियड है। लेकिन इसमें जो 4 वेद है या अन्य वैदिक साहित्य है, उसमें सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई और उसके बाद अन्य वैदिक साहित्य की रचना बाद में हुई। तो उसी को आधार बनाकर क्या करते हैं, इसे 2 अलग अलग चरणों में बांट देते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं ऋग वैदिक काल, इसे ऋग वैदिक काल कहते हैं, यानी ऋग वैदिक एज कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। तो एक का समय मैंने आपको बताया ही था कि इसका टाइम पीरियड माना गया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी। जबकि जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 ईसा पूर्व से यानी 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का टाइम पीरियड माना गया। तो ये सब भी चर्चा हो चुकी और स्पष्ट होता जा रहा है आपको। तो इसका कालखंड यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सभ्यता आज के लगभग 3500 साल पहले थी। अभी 2022 चल रहा है, 22 साल बहुत छोटा समय है हजारों साल की जब हम बात करें। ये वही बात है कि आप अगर लाखों रुपए की बात कर रहे हैं तो उसमें 10, 20 रुपए, 30 रुपए को आप नहीं गिनेंगे। कोई हिसाब किताब आप बना रहे हैं जो लाख रुपए का है और उसमें 10, 20 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि छोड़िए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात जब सैकड़े में या हजार की होती तो 10, 20 रुपए का महत्व होता। तो यहां जब हम सालों की बात कर रहे हैं, 1 साल की बात होती तो चलो इसमें मान लेते कि हाँ 10, 20 साल, मतलब अगर 100 साल की बात होती तो 10, 20 साल का महत्व होता, 100 साल की बात करते। लेकिन यहां तो हजारों साल की बात होने जा रही है। तो अभी 2022 चल रहा और 22 साल हटा दे तो हम कहेंगे 2000 साल बीत चुका। एडी शुरू हुए, ईसा मसीह के जन्म से लेकर हम लोग 2000 साल आगे आ गए। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ईसा मसीह आज से 2000 साल पहले बेथलेहम नाम का एक शहर था जहां पैदा हुए, वहीं से एना डोमिनी शुरू हुआ, ईयर ऑफ लॉर्ड, एडी। लेकिन उससे ठीक 1 साल पहले को आप कहेंगे कि ईसा से 1 साल पहले यानी 1 बीसी। तो अगर 1000 साल पहले उनकी बात करेंगे तो वो 1000 बीसी कहेंगे। तो जब हम 1500 बीसी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ईसा मसीह से 1500 साल पहले। तो ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल आगे खड़े हैं हम लोग, और ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले, दोनों टाइम जोड़ करके आप देखिए, नहीं और पीछे चले जाएंगे तो आप कहेंगे 3500 साल पहले। तो हम लोग जिस वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं वो 3500 साल पहले की बात। तो 3500 साल पहले यहां ऋग्वेद के आधार पर इनके जीवन के बारे में पता चला, इसलिए उस कालखंड को कह दिया गया ऋग्वैदिक काल, जो लगभग इस पीरियड में कंपाइल हुआ, संकलन हुआ। बाकी संकलन करता कौन थे ये सब पढ़ चुके, वेद कौन कौन से, उसमें क्या विषय है, अन्य वैदिक साहित्य कौन से, ये सब आपने जान लिया। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताई थी, उसे भी रिवाइज कर दे रहा हूं ब्रीफ में, फिर आगे बढ़ूं।
वो बात ये थी कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य कहलाए। आर्य कोई जाति या नस्ल नहीं थी, बल्कि ये संस्कृत भाषा बोलने वाले लोगों का संस्कृत भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था। अतः आर्य शब्द का प्रयोग एक भाषाई समूह के लिए किया गया है। एक भाषाई समूह के लिए किया गया है। भाषाई समूह के लिए किया गया है। आर्य संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या सर्वोत्तम, सुपीरियर। तो इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, यानी इसी में एक लाइन आप जोड़ सकते हैं, चूंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसीलिए इसे आर्यन सिविलाइजेशन या आर्य सभ्यता भी कहा गया। आर्य सभ्यता भी कहा गया। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए तो वैदिक सभ्यता क्यों कह रहे हैं, वैदिक काल क्यों कह रहे हैं, आर्य सभ्यता क्यों कह रहे हैं, इन सब का अर्थ आपने समझा। तो आर्य कहने के पीछे भाव ये है। इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा पिछली क्लास में हुई थी। अब यहां पर एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि आर्यों की उत्पत्ति को लेकर, ये आर्य कहां से आए, भारत में कौन थे, ये इसको बड़ा विवादित विषय माना जाता है और इस पर थोड़ी चर्चा भी हुई थी कि जैसे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान अलग था। तो ये पॉइंट भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए हो सकता है महत्वपूर्ण हो। हालांकि आपके एनसीईआरटी की बुक में इस पर उतनी चर्चा नहीं, तब भी मैं चाहूंगा इतना बेसिक आप जरूर जान लें कि आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ प्रमुख मत इस प्रकार है, यानी ओपिनियन में ये काफी डिफर करते हैं।
तो आप यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ओपिनियंस हैं जिसको इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। एक तरफ आप टेबल में लिख लीजिए आर्यों का मूल निवास, आर्यों का मूल निवास यानी ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, और एक तरफ मत देने वाले विद्वान, मत देने वाले विद्वान यानी इस तरह का ओपिनियन देने वाले विद्वान कौन थे जिन्होंने ये कहा। तो जैसे सबसे पहला यहां पर आप लिख सकते हैं आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन, आर्कटिक प्रदेश या इसी को उत्तर ध्रुवीय प्रदेश कह सकते हैं, उत्तर ध्रुवीय प्रदेश, नॉर्थ पोलर रीजन, क्योंकि आप जानते ही हैं उत्तर ध्रुवीय प्रदेश को ही आर्कटिक प्रदेश कहते हैं और दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश को अंटार्कटिका कहते हैं। अंटार्कटिक प्रदेश जो है वो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है। तो आर्कटिक प्रदेश किसने माना था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। फिर इसी तरीके से तिब्बत को इनका मूल निवास स्थान किसने माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसी तरीके से मध्य एशिया, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, जिसमें खासकर बैक्ट्रिया नाम की जगह उन्होंने बताई है, बैक्ट्रिया, ये माना जर्मन प्रोफेसर मैक्स मुलर ने, जर्मन प्रोफेसर मैक्स मुलर, मैक्स मुलर ने सेंट्रल एशिया को माना मध्य एशिया। तो तिब्बत उनका मूल निवास दयानंद सरस्वती ने, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों को बाल गंगाधर तिलक ने और सेंट्रल एशिया को मैक्स मुलर ने, जिसमें आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड फैक्ट यही माना गया। जर्मन प्रोफेसर मैक्स मुलर का मत काफी यहां पर स्वीकार किया गया पूरे दुनिया भर में। तो माना जाता है कि आर्य मूलतः भारतीय नहीं थे, ये भारत में प्रवास करके आए, माइग्रेशन करके आए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों का जो आरंभिक निवास स्थान था उसे एक नाम दिया गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों का आरंभिक निवास स्थान, अर्लीस्ट रेजिडेंट एरिया, आरंभिक निवास स्थान आरंभिक निवास स्थान अर्लीस्ट रेजिडेंट एरिया सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को माना गया है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को माना गया है, सहायक नदियों के क्षेत्र को माना गया है जिसे सप्त सैंधव कहा गया है, सप्त सैंधव कहा गया है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सप्त सैंधव नाम कैसे पड़ा। सप्त सैंधव क्योंकि ऋग्वेद का जो रचना स्वरूप है, जो उसकी रचना हुई है, वो माना जाता है जिस क्षेत्र में हुई, जहां पर वो मंत्र रचे गए, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, सिंधु और सरस्वती के बीच का क्षेत्र था, इसीलिए उसे सप्त सैंधव यानी 7 नदियों का क्षेत्र माना गया। तो पंजाब की 5 नदियां और सिंधु और सरस्वती, क्योंकि पंजाब शब्द जो बना है
ये दरअसल इसका मतलब ही होता है पंच प्लस आब। हिंदी में आप पढ़ते हैं पंच प्लस आब। पंच का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है नदी, रिवर। तो ये 5 नदियों की भूमि है पंजाब। इसी पंजाब रीजन में इन लोगों ने अपना आरंभिक निवास बनाया। इसीलिए आपने पढ़ा था कि ऋग्वेद में गंगा यमुना का जिक्र बहुत सीमित बार हुआ। केवल एक बार गंगा यमुना का जिक्र होता है। ये गंगा घाटी की तरफ नहीं आए, पंजाब हरियाणा के इलाके में आकर बसे थे। और ये वो पंजाब है जो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से लेकर भारत के हरियाणा तक के बीच का इलाका था। यानी एक तरफ सिंधु मुख्य नदी थी और इधर की सीमा सरस्वती थी। तो इन्हीं क्षेत्रों में बसे और यहीं पर इन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की और यहीं से आर्य संस्कृत का भारत में प्रसार हुआ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि आखिर इनका समाज कैसा था, इनकी सोसाइटी कैसी थी। तो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे एक बात कि पुरुष प्रधान समाज था, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज। और इसका कारण क्या था कि ये लोग कबीले के लोग थे। ज्यादातर आपने पढ़ा गाय की चोरी को लेकर इनमें युद्ध हुआ करते थे। तो जिस समाज में युद्ध का वातावरण होगा, युद्ध का माहौल होगा, वहां पर पुरुष की ही प्रधानता होगी। तो पुरुष प्रधान समाज या इसी को हम पितृसत्तात्मक समाज कह सकते हैं। पितृसत्तात्मक मतलब जो परिवार का मुखिया होता था, पिता। पितृसत्तात्मक समाज, पैट्रियॉरिकल सोसाइटी हुआ करती थी। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी या पैट्रियॉरिकल सोसाइटी थी। पिता की भूमिका इसमें प्रमुख होती थी, क्योंकि ऋग्वेद में आप देखेंगे, ऋग्वेद में एक टर्म यूज किया गया है कुलप। कुलप का मतलब होता है कुल का प्रधान। कुल का प्रधान यानी कुलप एक तरीके से परिवार का मुखिया हुआ करता था, फैमिली का हेड, परिवार का मुखिया, उसे कुलप कहा गया। तो एक परिवार के लिए यहां पर कुल शब्द का है। हम लोग आज भी व्यवहार में प्रचलन में कहते हैं, कई बार बोलते नहीं आपका कुल खानदान क्या। तो कुल खानदान कहना एक परिवार, एक वंश के लोगों के लिए है। कुल यहां पर आप कह सकते हैं कि परिवार, रिश्तेदार, नातेदारों का एक समूह था। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कबीलाई समाज के लिए, कबीला समाज इनका होता था और कबीलों का जो एक समूह होता था उसे कहा जाता था कुल। कुल के मिलने से ही आप देखेंगे, कुल जब कई कुल मिले तो इससे ग्राम बना, कई ग्राम मिले तो इससे विश्व बना और विश्व से फिर जन बना। तो जो विश्व शब्द है और जन शब्द है, यह एक तरीके से जन समुदाय के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था, जन समुदाय। तो एक तो यह बात ध्यान रखिएगा कि पुरुष प्रधान समाज, पिता परिवार का मुखिया, क्योंकि युद्धक समाज था, कबीले के लोग थे, युद्ध करना इनका एक आम जीवन का हिस्सा था। दूसरी बात, यहां पर भले ही पुरुष प्रधान समाज था लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाएं बहुत सम्मान की स्थिति में थी, क्योंकि आपने पढ़ा था ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना महिलाओं ने भी की। विदुषी महिलाओं का नाम भी बताया था, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, गार्गी, अपाला। तो इससे यह दिखता है कि उन्हें भी पढ़ने लिखने का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। नहीं, महिलाएं बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। इसके साथ साथ समाज में यह भी पता चलता है कि लोग 4 वर्ण में विभाजित होते थे। वह उस समय कर्म चयन के आधार पर तय होता था। कर्म चयन यानी आप कौन से कर्म को अपनाते हैं। तो आप यहां पर अगर देखें तो वर्ण कौन कौन से थे। ब्राह्मण थे जो पुरोहित का काम करते थे, अध्ययन अध्यापन। एक क्षत्रिय थे जो राजा बनते थे, सरदार बनते थे कबीले के क्षत्रिय। इसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे तो वैश्य एक यहां वर्ग हुआ करता था और सबसे नीचे माने जाते थे शूद्र। तो 4 वर्णों में समाज विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति बहुत खराब नहीं थी, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे शूद्रों की स्थिति बिगड़ गई।
उत्तर वैदिक काल तक आते आते इनकी अवस्था गिरती चली गई, शूद्रों की दशा में गिरावट आई, महिलाओं की दशा में भी गिरावट आई। तो अब जरा ऋग्वेद में जो वर्णन है उसके आधार पर जो इनका हमें समाज पता चलता है, इनकी राजनीतिक व्यवस्था, उस पर चर्चा कर ली जाए। तो आज आते हैं अपने बुक पर। तो हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा भी है। अब इसमें जो बातें परीक्षा के लिए अहम है उसे मैं अंडरलाइन करूंगा और उसे स्टार पॉइंट दूंगा। तो लिखा ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। ये लाइन बच्चों परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी आपको क्या बताया, पुरुष प्रधान समाज, पुत्रों की कामना ज्यादा, पुत्रियों की कम। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे, देवताओं की प्रार्थना में मंत्र पढ़ रहे तो पुत्र की कामना कर रहे। आज भी हमारे समाज में यही मानसिकता होती है। एक मां ही जब गर्भवती होती है तो वो सोचती है मेरा बेटा पैदा हो। तो महिला होकर भी वो, हालांकि जब बेटी जन्म लेती है तो उसकी खुशियां वही होती हैं, लेकिन वो करे क्या, समाज ही ऐसा कुछ है। तो उस समाज के दबाव में उसकी भी मानसिकता वैसे ही तैयार हो जाती है कि बेटा हो। बेटे के जन्म को एक खुशी का पल माना जाता है, बेटी हो जाए तो कहीं ना कहीं लोग जैसे लगता है कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन अंदर से कंप्रोमाइज वाली फीलिंग आती है। तो ये हमारे समाज की मानसिकता है। और ऐसा क्यों है, आप देखिए सदियों से समाज की संरचना यही चली आई। तो आर्य समाज जो था उसमें पुत्रों की कामना खासकर हो रही है बच्चों के रूप में, यह दिखाता पुरुष प्रधान समाज। तो ऋग्वेद में इस तरीके की व्याख्या मिली, यानी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, इसे मैं स्टार मार्क दे रहा हूं कि ये आना ही आना है आपके पेपर में। तो ऋग्वेद में मवेशियों यानी पशुधन, गाय और घोड़ों की कामना करते थे हमारे पास को। वो जिसके पास गाय ज्यादा वो संपत्तिशाली या धनवान समझा जाता था। पुत्रों की कामना, घोड़ों की प्राप्ति, इसके लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो दिखाता है भौतिक सुख की कामना में लोग आराधना करते थे। अब घोड़ों का प्रयोग क्या था यह बताया गया। तो लड़ाई में रथ खींचने के काम में, और फिर इसी लड़ाई से मवेशी जीत कर लाते थे। तो उस समय जमीन से ज्यादा पशुओं का महत्व दिखाई दे रहा है, पशुपालन का महत्व, क्योंकि खेती बाड़ी अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में खेती का महत्व बढ़ जाता। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती। तो ये हम लोग पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ूं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रखते थे, यानी कबीले का एक सरदार होता था। तो यहां पर नोटिस करिए, जो आर्यों का समाज था, आर्य समाज, ये कबीलों में बटा था, कबीलों में विभाजित, और इन्हीं कबीलों का समूह, जो सबसे बड़ा समूह था, सबसे बड़ा समूह, इसी को आगे चलकर आप देखेंगे जन कहा गया। जन, तो जन और विश्व जैसे शब्द का प्रयोग आगे चलकर होने लगा। किसके लिए? समुदाय के लिए, जन समुदाय के लिए। और इस जन का एक सरदार होता था, सरदार होता था जिसे राजन कहा गया, और यही राजन राजा के रूप में स्थापित हुआ, यानी राजतंत्रीय व्यवस्था थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो राजनैतिक संरचना थी, इनकी जो राज व्यवस्था थी वो कैसी थी? राजतंत्र। राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर एक राजा ही समाज पर नियंत्रण रखता था, जन का संचालक होता था। ऋग्वेद में राजा के लिए टर्म आया है जनस्य गोपा। जनस्य गोपा, जिसका मतलब होता है जन का रक्षक। जन के रक्षक को कहा गया है जनस्य गोपा। तो यह दिखाता है कि प्रत्येक जन की रक्षा करने के लिए उनका एक राजा होता था, एक सरदार होता था। और सरदार का महत्व देखिए, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग वो अपने पास रखता था। तो यह लाइन भी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि युद्ध में जो जीत कर लाते थे
वो धन चाहे पशुधन क्यों ना हो, मवेशी की बात हुई है, उसका कुछ भाग यानी कुछ गाय और घोड़े अपने पास रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। यानी राजा के बाद दूसरा प्रमुख स्थान किसका था? पुरोहित का। तो आप इस तरह से एक बात ध्यान रखिएगा कि इनके राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा या तो प्रमुख स्थिति में दिखाई दे रहा है और उसके बाद पुरोहित का स्थान बहुत महत्वपूर्ण। अब ये पुरोहित कौन होता था? तो ये ब्राह्मण होता था जो यहां पर यज्ञ जैसे कर्मकांडों को करवाता था। तो शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था, यानी आम लोगों में भी धन का बंटवारा होता था। ये लाइन ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट आप देख। तो धन जो जीत कर युद्ध में लाए गए उसके कौन कौन से हिस्से हो रहे हैं? एक राजा अपने पास रख रहा, एक पुरोहित का एक हिस्सा पुरोहित को दिया जा रहा है और एक हिस्सा आम जनजीवन के लोगों के बीच बांटा जा रहा है। फिर कुछ धन एक हिस्सा यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो धन के कौन कौन से हिस्से किए जाते थे? ये परीक्षा में प्रश्न आ जाए, दे पाएंगे उत्तर? अब आप कथन के रूप में ये आ जाएगा कि युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा इस रूप में होता था। तो एक हिस्सा राजा को, सरदार को, कबीले के सरदार को, एक हिस्सा पुरोहित को, एक हिस्सा आम जन के लोगों को और एक हिस्सा धार्मिक क्रियाकांड कर्मकांडों के लिए, यज्ञ करने के लिए सुरक्षित रखा जाता था। अब यज्ञ की विधि बताई जा रही, आग में आहुति। तो यज्ञ जैसे कर्मकांडों में आहुति देने की परंपरा थी। ये लोग यज्ञ करने वाले लोग थे। तो आर्यों की धर्म संस्कृति में कर्मकांडों का बड़ा महत्व था। ऋग वैदिक काल में भी यहां पर यज्ञ जैसे कर्मकांड स्थापित थे। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में ही बलि जैसी प्रथा कहीं ना कहीं स्थापित होने लगी थी। बलि आगे चलकर यही बलि आप देखेंगे कर का भी रूप ले लेता। लोगों से जो उपहार लिए जाते थे, स्वैच्छिक उपहार, उसे बलि कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में यह टैक्स के रूप में लिया जाने लगा। तो जानवरों की भी बलि देने की परंपरा आगे बढ़ती चली गई। तो इस तरह से इस पूरे पैराग्राफ में 3-4 बातें बच्चों बताई गई हैं। यज्ञ क्या था, यज्ञ में आहुतियों के बारे में बताया गया और जो धन युद्ध में जीत कर लाते थे उसका विभाजन कैसे होता था, यही इस पूरे पैराग्राफ में समझाया गया। आगे बढ़े तो कुल मिलाकर युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा, एक पॉइंट आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया? युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा। युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा। पिछली क्लास में आपको बताया था युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, आज बताया ये धन बंटता कैसे था। और दूसरा, यज्ञ जैसे कर्मकांड का क्या महत्व था और किस तरीके से ये लोग कर्मकांड ये करते थे। बाकी यज्ञ जैसे कर्मकांडों का विधान किस वेद में है तो ये भी आपको पढ़ा चुका, यजुर्वेद में। तो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। अब देखिए, पुरुष प्रधान समाज की बात की थी, युद्ध होगा, युद्ध में भाग लेंगे। लेकिन नोटिस करने वाली बात है, कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन सभाओं में मिलते जुलते थे। यानी कि उस समय भी सभा जैसी संस्था थी, सभा जैसी राजनीतिक संस्था थी। जैसे आज ग्राम सभा होती है, विलेज पंचायत, तो जनसभा बुलाई जाती थी किसी निर्णय पर। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां है, सभाओं में लोग मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्या दिखाता है कि सरदार निरंकुश तरीके से निर्णय नहीं लेता था, डेस्पोटिज्म रूल नहीं था, जनसभाएं बुलाई जाती थीं, यानी राजनीतिक संस्थाएं थी। जैसे आज की संसद है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं संसद जैसी संस्था आ गई, लेकिन इसका एक प्राचीन रूप आप देख सकते हैं, जनसभा बुलाई गई और उसमें सलाह मशविरा किया गया और युद्ध और शांति के विषय पर फैसला किया गया। तो आज के लोकतांत्रिक परंपरा में जैसे आप देखते हैं गांव की सभा में, पंचायत में निर्णय होता है, कुछ वैसी व्यवस्था दिखाई दे रही, लोकतंत्र के बीज यहां पर निहित दिखाई दे रहे। तो था राजतंत्रीय शासन ही, लेकिन जनसभाओं की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
जरा भूमिका देखिए, वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा, यानी सरदार चुना जा रहा, कितनी बड़ी बात है। ऋग वैदिक काल में आर्यों के द्वारा अपने कबीले के सरदार को चुना जाता था, और चुनाव जहां पर हो, यानी पद वंशानुगत नहीं था, राजा का बेटा ही राजा नहीं बन जाएगा। तो राजा है, राजा के हाथ में शक्तियां हैं, लेकिन सीमित शक्तियां दी गई हैं, कुछ कुछ लोकतांत्रिक परंपराएं दिख रही, लेकिन आज जैसा लोकतंत्र नहीं। तो राजा था, कबीले का प्रधान था, कबीले के प्रधान को जनसभाएं चुनती थी। तो ये सारी बातें, ये पूरे स्टैंजा को आप मानकर चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बता रही कि प्रत्येक जन का एक सरदार होता था। मैंने कहा इसे ही राजन या राजा कहा गया, राजा कह लीजिए। जन के लोग अपने राजा का चुनाव करते थे और जन के लोग निर्णय में भागीदारी करते थे। सरदार उसे ही चुना जाता था जो बहादुर भी हो, कुशल योद्धा भी हो। ये उस समय उसकी क्वालिटी थी, बहादुरी और कुशल योद्धा। तो ये जितनी बातें बच्चों मैंने डिस्कस की है, सब इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। अब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर ऋग वैदिक काल में आर्यों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लड़ाइयों के क्या क्या कारण थे। तो मवेशियों को जीतने के लिए, धन पाने के लिए, जल स्रोतों पर कब्जा करने के लिए, बंदियों को लाने के लिए, और इसके साथ साथ गाय की चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको बताया ही था। तो आपने ये देखा कि किस तरह से यहां पर इनका जनजीवन था। अब आते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को जरा देखें। तो जनरली जो आज समाज का वर्गीकरण हम काम देखते हैं, भाषा, परिवार, इन्हीं सब के आधार पर बांटते हैं। तो ऋग्वेद में कह रहा है ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। यानी काम के आधार पर, यह लाइन बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य समाज को कर्म के आधार पर, अभी मैंने क्या बताया, कर्म के आधार पर समाज का विभाजन होता था। और कर्म के आधार पर यहां पर मैंने बताया समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें पुरोहित है, इसका ब्राह्मण समुदाय हो गया। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये यज्ञ करवाने वाले लोग थे, अनुष्ठान करवाने वाले लोग थे। और दूसरा राजा, क्षत्रिय। तो एक वर्ण हो गया इसमें ब्राह्मण, जो कि पुरोहित का काम करते थे, यज्ञ करवाने वाले या अनुष्ठान करवाने वाले, और दूसरे जो क्षत्रिय वर्ण के लोग थे ये हो गए राजा या योद्धा। तो ऋग्वेद में आप देखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो इसका 10वां मंडल है, मैंने आपको बताया था 10 मंडल में विभाजित है ऋग्वेद। इसमें एक सूक्त आया है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। इसी पुरुष सूक्त में इन 4 वर्णों की चर्चा की गई कि 4 वर्ण में समाज विभाजित था। ये राजा लेकिन वैसे नहीं थे जिनके बारे में बाद में पढ़ोगे, क्योंकि ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, और ना ही इनके पास सेना थी, यानी कोई स्थायी सेना नहीं, ना ही ये कर वसूलते थे। ये 3 की 3 लाइनें बच्चों परीक्षा में आने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ना तो इनके पास स्थायी सेना होती थी, युद्ध लड़ने के लिए सेना संगठित करके आगे ले जाते थे, लेकिन स्थायी सेना नहीं, वैतनिक सेना नहीं, और ना ही कर वसूला जाता था, ना ही ये बड़े बड़े राजधानी या महलों में रहते थे। अभी मैंने क्या बोला है, लोग कबीलाई समाज थे, पशुचारक समाज, पेस्टोरल सोसाइटी थी। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, यानी राजपद वंशानुगत नहीं था। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग वैदिक काल में राजपद वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसी में परिवर्तन आ जाएगा। लेटर वैदिक एज में इसमें चेंजेस दिखाई देंगे। तो राजपद, राजा का पद वंशानुगत नहीं, वंशानुगत होता वंश परंपरा में आगे बढ़ना, राजा का बेटा राजा बन जाए।
तो ऐसा नहीं था। तो ये ऋग्वेद के आधार पर पता चलता है। फिर ये कहता है जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। अब ये लाइन भी परीक्षा के लिए बहुत अहम है। कौन कौन से शब्द थे? तो एक शब्द था जन, और एक शब्द यहां पर देखा जाए तो विष। जन और विष। तो जन और विष, ये दोनों टर्म याद रखिएगा कि जन या विष शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया, ऋग्वेद में इनका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया। तो आप कहेंगे जनता के लिए या समुदाय के लिए प्रयुक्त होने वाला ये शब्द था। फिर ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। जैसे आप देखें तो एक है पुरुजन, एक यहां पर आप देखेंगे भरतजन, एक यहां पर आप देखेंगे यदुजन, एक आप यहां पर इसी तरीके से देखेंगे द्रुहि। ठीक है, ऐसे 5 जनों के नाम ऋग्वेद में आए हैं और इन 5 जनों को मिलाकर ही इसे पंचजन्य कहा गया। पंचजन्य, जो आरएसएस की एक मैगजीन भी आती है इसी नाम से। तो आर्यों के 5 जनों का उल्लेख ऋग्वेद में आया। भरत जन सबसे विशेष था। भरत जन का उल्लेख है, इसी के राजा थे सुदास, जो दासराग युद्ध में विजयी हुए थे। जो दासराग युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के तट पर, यानी पौरुषणी नदी के किनारे। जिस पौरुषणी का मैंने उल्लेख किया, इसके बारे में आपको बताया था, रावी नदी इसका नाम है। इसी नदी के तट पर दासराग युद्ध लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे, भरत जन के राजा। और इसी भरत जन के नाम पर आगे चल के हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। तो आर्य का मैंने जिक्र पहले ही किया। अपने विरोधियों को ये लोग दास या दस्यु कहते थे। तो दास या दस्यु कौन थे और आर्य कौन थे? तो दस्यु वे लोग थे, अब यहां से परीक्षा के लिए बहुत अहम लाइन है, वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। यानी आर्य लोग संस्कृत भाषी और ये लोग दूसरी भाषा बोलने वाले लोग बाद के समय में दास का प्रयोग करने लगे गुलाम के अर्थ में। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, जो काम मालिक चाहते थे उनसे सब करवा सकते थे। तो दास का अर्थ समय के साथ बदल गया, लेकिन शुरुआत में आप कह सकते हैं जो समाज था वो आर्य और अनार्य वर्ग में बटा था। तो आर्य हो गए जो यज्ञ करते थे, जो देवी देवताओं की प्रार्थना में मंत्र गाते थे, जो संस्कृत बोलते थे, और अनार्य हो गए जो दास थे, जो यज्ञ नहीं करते थे। तो इन सारी चीजों को यहां ट्रांसलेट भी कर दिया गया। अब आप इसे पढ़ेंगे तो प्रॉपर आपको यह समझ में आएगा। तो अब चलिए आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन समापन से पहले प्रश्न हल कर लेते हैं। तो प्रश्न पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित पुरु और यदु कौन थे? हु वर पुरु एंड यदु मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? यह आपकी परीक्षा में इस बार प्रश्न आ सकता है, इसी को ध्यान में रख के ये प्रश्न मैंने फॉर्म किया है और मैं मानता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए। तो पुरु और यदु कौन थे? अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आया तो अभी अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, ये लोग एक जन समुदाय थे, एक जन थे। तो जन का नाम है ऋग्वेद में पुरु और यदु। ऐसे 5 जनों का नाम है, जिसमें से भरत जन का नाम भी आपके बुक में दिया हुआ। तो इसी में प्लस आप भरत को भी जोड़ सकते हैं, जिसके नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसकी चर्चा पहले भी हुई है, आगे भी करेंगे हम लोग। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऋग्वैदिक काल में राजपद वंशानुगत होता था। तो वंशानुगत का अर्थ क्या बताया? जहां राजा का बेटा ही राजा बन जाए। तो क्या ऐसा था? तो अभी अभी आपने पढ़ा, आप कहेंगे नहीं सर, अभी तो आपने कहा, अंडरलाइन भी किया कि वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बन जाता, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत लिखा। फिर राजा के पास नियमित सेना होती थी और वो कर वसूलता था। यहां यह कह रहा है कि द किंग हैड अ रेगुलर आर्मी एंड कलेक्टेड टैक्सेस। तो ना तो हेरिडेटरी रूल था, यानी ये भी गलत और ये भी स्टेटमेंट गलत। तो 2 के दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। यानी यहां पहला कथन भी गलत था, तो दूसरा कथन भी, क्योंकि नियमित सेना नहीं होती थी
और कर भी नहीं वसूला जाता था, तो इसका मतलब 2 के दोनों गलत है। आंसर यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो बच्चों, आज के लेक्चर को मैं यहीं पर अब समाप्त करूंगा। आज सबसे पहले यह बता दूं कि आप सबने क्या सीखा। तो आपने पूरी वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में जाना, और इसी के साथ आपका क्या बताती है हमें किताबें, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में इसी अध्याय के अंतर्गत, यानी अभी मैं अध्याय 4 पर ही एक लेक्चर और लूंगा। आप लोग अध्याय 4 पर लेक्चर नंबर 4 अटेंड करेंगे, जिसमें क्या बताती है हमें कब्रें, मैं इस पर जानकारी दूंगा। तो आज के सत्र को समाप्त करते हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।